नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात कटनी मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। जिस विलासिता और सुख सुविधाओं वाली जिंदगी के लिए मध्यम वर्गीय युवतियां मन्नतें मांगा करती है, वो संगीता कोहली को बैठे बिठाई मिल गई थी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें पैसों की कोई कमी नहीं थी। आलीशान मकान और बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। रोज शाम को शॉपिंग हो सकती थी। 35 साल की संगीता ने कभी सपने में भी ये सब नहीं सोचा था जो अब उसे हासिल था। संगीता मामूली खाते पीते परिवार की युवती थी। शादी से पहले वो जबलपुर के एक अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट थी। सपने देखना गुनाह नहीं होता, इसलिए वो धनवान ससुराल और रईस पति के ख्वाब देख लेने में कोई संकोच नहीं करती थी। एक दिन करिश्माई तरीके से उसकी ये हसरत पूरी हो गई थी। उसे लगा कि कहने वाले गलत नहीं कहते कि जिंदगी में कभी कभी चमत्कार भी होते हैं। अब से कोई 13 साल पहले अस्पताल में एक खूबसूरत नौजवान मरीज इलाज के लिए आया था, जिसका नाम था रंजन ग्रोवर। वो 8 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। इस दौरान उसके तन की बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन मन का रोग प्यार लग गया। रंजन को संगीता से प्यार हो गया था। संगीता भी उसे चाहने लगी थी। पहले प्यार, उसके बाद इजहार हुआ तो शादी होने में देर नहीं लगी। रंजन ने संगीता को पाने के लिए किसी की भी परवाह नहीं की और इस बात को साबित कर दिखाया कि प्यार जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं देखता। संगीता के लिए रंजन का प्यार और शादी किसी सपने से कम नहीं थी। कटनी के खानदानी कारोबारी करोड़पति रंजन ग्रोवर ने जब संगीता को जीवन संगिनी के रूप में चुना तो उसकी तो मानो जिंदगी ही बदल गई। उसका नाम भी बदलकर संगीता ग्रोवर हो गया। जबलपुर के प्रेम नगर के साधारण मकान में रहने वाली संगीता कटनी स्थित अपनी ससुराल के महल जैसे मकान में आई तो मैडम और मालकिन कहने वाले नौकरों की कतार लगी थी। महाकौशल इलाके के तमाम पैसे वाले लोग इस शानदार शादी में शरीक हुए थे, जिनके लाए काफी महंगे तोहफे देखकर ही संगीता की आंखें फटी की फटी रह गई थी। जिस जिंदगी और दुनिया के बारे में उसने फिल्मों और टीवी सीरियलों में देखा था, उसका हिस्सा बनकर वो अपनी किस्मत पर इतरा रही थी। मध्यम वर्गीय युवती खूबसूरत होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी हो तो सोने पे सुहागा वाली कहावत को चरितार्थ करने वाली बात होती है, लेकिन कई बार ये बात नीम चढ़े करेले वाली भी साबित होती है। अभावों की जिंदगी से भाव की जिंदगी की दुनिया में आकर उससे तालमेल बिठा पाना एकदम से आसान काम नहीं होता। तमाम ऐशो आराम हो, लेकिन पति का प्यार और साथ धीरे धीरे छूटने लगे तो हालत पानी में रहने वाली प्यासी मछली की तरह हो जाती है। यही बीते 10 सालों से संगीता के साथ भी हो रहा था, जिसने एक एक करके 2 बेटों को जन्म दिया था। पर जाने कब और कैसे पति बेगाना होता गया, इसका उसे पता ही नहीं चला। रंजन की रहन सहन की अपनी एक अलग स्टाइल थी। वो वर्जनाओं में जीने वाला युवक नहीं था। चूने की खादानों के लिए मशहूर महाकौशल इलाके के कटनी जिले के करोड़पति कारोबारियों की एक अलग दुनिया है, जिसमें वे खुलकर जाम छलकाते हैं और देश की नीतियों पर बहस करते हैं। वे अपने कारोबार की समीक्षा करते हैं और परेशान करने वाले अधिकारियों और नेताओं को सबक सिखाने के तौर तरीकों पर विचार करते हैं और फिर रात होते होते नशे में लड़खड़ाते हुए लुढ़कने लगते हैं। पत्नी और नौकरों के सहारे वे कब घर पहुंचकर बिस्तर में घुस जाते हैं, इसका एहसास या अंदाजा उन्हें नहीं होता। धनवान वर्ग की जिंदगी के इस रंगीन पहलू का अपना एक अलग सच और वजह है, जो अलग अलग शहरों और इलाकों में अलग अलग तरीके से दिखने में आता है। संगीता को शुरू में ये अच्छा लगता था, क्योंकि वो ऐसी ही किसी जिंदगी के ख्वाब देखती थी जिसमें सब कुछ हो, पर शर्त ये थी कि पति ऐसा ना हो। संगीता ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मध्यम वर्गीय सपने और संस्कार ऐसी 2 समांतर रेखाएं होती है जो कभी कहीं जाकर नहीं मिलती। दोनों बेटे अब बड़े हो गए थे, लेकिन इतने बड़े भी नहीं कि बगैर माँ के रह पाए। रुद्राक्ष अभी 12 साल का था तो शिवांग 10 साल का। बीते 3-4 सालों से संगीता को लग रहा था कि रंजन उससे दूर होने लगा है और पहले सा प्यार नहीं करता। अगर कारोबार के सिरदर्द इसकी वजह होते तो पहले भी थे, पर तब तो रंजन बड़े रोमांटिक तरीके से पेश आता था। वजह कुछ और थी, जिससे संबंधों में पहले सी गर्माहट नहीं रह गई थी और दाम्पत्य दरकने लगा था। अब संगीता को रह रहकर नौसिखिया आशिक रंजन याद आता था, जो अस्पताल में भर्ती रहकर उसकी नजदीकियां पाने के मौके ढूंढा करता था।
उसे इम्प्रेस करने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल किया करता था। बड़ा और आलीशान मकान अब संगीता को सोने का पिंजरा लगने लगा था। अपने भीतर आते खालीपन से लड़ने में खुद को वो असमर्थ पा रही थी। पति था लेकिन कहने भर को था। भावात्मक रूप से तो वो कब का उससे दूर हो चुका था। दिल में उमड़ती घुमड़ती बातों को संगीता किसी के साथ शेयर करना चाहती थी, पर अब सुनने वाला कोई नहीं था। और जो सहेलियां थी उनमें से अधिकांश इसी हालत का शिकार थी और उन्होंने हालातों से समझौता कर लिया था। संगीता को शक ही नहीं बल्कि यकीन हो चला था कि रंजन भी दूसरे रहीस जादव की तरह जिंदगी की राह भटक चुका है। शराब को एक बार सोसाइटी ड्रिंक मान भी लिया जाए, पर वो तो कॉल गर्ल्स के पास भी जाने लगा था। शायद ये उसकी खूबसूरती की अनदेखी और बेइज्जती थी कि पति इतनी सुंदर पत्नी के होते यहाँ वहाँ मुंह मारता फिरे। संगीता को भरोसा ही नहीं होता था कि ये वही रंजन है जो पहली बार प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर कैसे उछलने लगा था और अब 2 बच्चों के बाद 1-2 नहीं बल्कि 5 बार उसका अबॉर्शन करा चुका था। उसने कई बार रंजन को समझाने की कोशिश की, पर एवज में हमेशा झिड़कियां और नसीहतें सुनने को मिली कि मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। ऐसे बेरुखे जवाब सुनकर संगीता का पारा और चढ़ जाता था। संगीता की मजबूरी बड़े होते दोनों बेटे थे, इसलिए अक्सर वो चुप रह जाया करती थी। हर रोज की कलह का बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा ये भी वो खूब समझती थी, पर क्या करे ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तय था वो कमजोर पड़ने लगी थी। डगमगाते आत्मविश्वास को वो संभालने की जितनी कोशिश करती उतना ही अनुपात में बिखरती भी जाती थी। कल तक जो ऐश्वर्य वैभव उसे लुभाता था वही अब उसे काटने लगा था। पति की आवारगी या अय्याशी से समझौता कर लेना संगीता को हार लग रहा था, इसलिए उसने खतरनाक फैसला ले लिया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे रंजन को सबक मिले। इस खतरनाक सोच ने दाम्पत्य की कड़वाहट और बढ़ा दी। कसमकस की घुटन से या कैद से छुटकारा पाने के लिए संगीता को बेहतर लगा कि कुछ किया जाए और कुछ ऐसे अंदाज में किया जाए कि पति का बदनुमा चेहरा बेनकाब हो जाए, उसकी करतूतें दुनिया के सामने आ जाए और उसे अपने किए की सजा भी मिले। बेटे भी आगे चलकर पिता की राह जाएंगे, ये सोचकर ही उसके अंदर बैठी माँ कांप उठती थी। उच्च वर्ग के वैभव व विलासिता पर मध्यम वर्गीय संस्कार भारी पड़ने लगे थे। उसी दौरान उसकी मुलाकात सतीश कोटवानी से हुई। वो भी कटनी का ही रहने वाला खूबसूरत युवक था, जिससे संगीता की पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी। कभी यह परिचय हाय हेलो की औपचारिकताएं लांघकर इतना गहरा गया कि एकदम अनौपचारिक और अंतरंग हो गया। इसका एहसास भी संगीता को अन्य नवयुवतियों की तरह हुआ। बात केवल फेसबुक या मोबाइल फोन तक ही सीमित नहीं रही, वो सतीश से मिलने भी लगी थी और मिलने चोरी छिपे ना जाना पड़े इसके लिए उसने उसके साथ एक जिम और एक कोचिंग क्लास ज्वाइन कर ली थी। इस पर रंजन या ससुराल के किसी दूसरे सदस्य ने ऐतराज नहीं जताया, तो ये उनका बड़प्पन ही था। संगीता के पति रंजन से कड़वे रिश्ते की बात जरा भी सतीश से छिपी नहीं रही थी। संगीता ने सतीश को जब ये बताया कि वो किस तरह पति को सबक सिखाना चाहती है तो वो अनमना हो उठा। एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभाते हुए उसने संगीता को ऊंच नीच समझाई, पर वो अपनी जिद पर अड़ी रही। वो 22 दिसंबर का दिन था जब संगीता दोनों बेटों सहित कार द्वारा कटनी से जबलपुर पहुंची। कार हमेशा की तरह ग्रोवर परिवार का भरोसेमंद ड्राइवर सूर्य प्रकाश पांडे चला रहा था, जो मैडम के मिजाज को बेहतर समझने लगा था। जबलपुर में दाखिल होते ही संगीता ने ड्राइवर को समदड़िया मॉल चलने को कहकर ये बता दिया कि वो वहाँ मैटनी शो देखेंगी। इसी बीच वो कुछ देर के लिए एक सहेली के साथ रुकी, फिर एक पुराने परिचित की दुकान पर कार रुकवाकर उसने कुछ दवाइयाँ खरीदी। समदड़िया ग्रुप महाकौशल इलाके का जाना माना नाम है। ये सिविक सेंटर में बना है, जो जबलपुर का अपने आप में एक लैंडमार्क हो गया है। सूर्य प्रकाश ने कार पार्किंग में खड़ी की तो संगीता दोनों बेटों के साथ मॉल में चली गई। सूर्य प्रकाश पांडे के अंदाजे के मुताबिक संगीता को 5-6 बजे तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन जब वो 7-8 बजे तक वापस नहीं आई तो उसे चिंता होने लगी। शायद मैडम और बच्चे शॉपिंग में लग गए होंगे। ये सोचकर उसने और इंतजार करना ही मुनासिब समझा। उसने रात 9 बजे तक इंतजार किया। 10 बजते बजते सूर्य प्रकाश का सब्र टूटने लगा तो उसने डरते डरते संगीता के मोबाइल पर फोन किया तो वो स्विच ऑफ मिला। कुछ नहीं सूझा तो मालकिन को ढूंढने मॉल में जा घुसा, पर काफी देर ढूंढने के बाद भी संगीता और बच्चे कहीं नहीं दिखे तो वो घबरा गया। कुछ सोचकर उसने तय किया कि इसकी खबर मैडम की माँ सुषमा कोहली को प्रेम नगर स्थित उनके घर जाकर दी जाए। ऐसा ही उसने किया भी। बुजुर्ग सुषमा सब कुछ तो नहीं,
काफी कुछ बेटी दामाद के संबंधों के बारे में जानती थी। संगीता गायब है और उसका फोन भी बंद है, ये सोचकर ही वो किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठी और तुरंत ओमती थाने पहुंचकर बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। फोन पर यह खबर दामाद रंजन को भी उन्होंने दे दी। रंजन तुरंत कटनी से जबलपुर के लिए रवाना हो गया। ओमती थाना प्रभारी अरविंद चौबे का माथा ठनका, क्योंकि मामला एक करोड़पति परिवार की बहू और 2 बेटों के गायब होने का था, जिसमें अपहरण की आशंका भी थी। वो तुरंत समदड़िया मॉल पहुंचे और किसी सुराग की उम्मीद में गार्डों से लेकर समदड़िया मॉल के मुलाजिमों से संगीता और उसके बच्चों के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई खास बात हाथ नहीं लगी, सिवाय इस तसल्ली के कि उनका अपहरण नहीं हुआ है, क्योंकि जबलपुर जैसे बड़े शहर के वेस्टर्न इलाके के मॉल से एक साथ 3 लोगों का अपहरण इतनी शांति से संपन्न हो जाना संभव नहीं था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि संगीता दोपहर 3 बजे के लगभग मॉल के दूसरे दरवाजे से बाहर गई थी, पर वो है कहाँ, इस सवाल का जवाब ढूंढने की चुनौती अब पुलिस वालों के सामने थी। इधर जैसे ही मीडिया वालों को एक धनवान परिवार की बहू के मॉल से बगैर कुछ बताए लापता होने की खबर मिली, तो संगीता और उसके गुमशुदा बेटों को लेकर खासा बवाल मच गया। तरह तरह के सवाल न्यूज चैनल पर पूछे जा रहे थे और आशंकाएं भी जताई जा रही थी। दूसरे दिन के समाचार पत्र भी संगीता ग्रोवर की रहस्यमयी गुमशुदगी से रंगे पड़े थे। संगीता के मायके व ससुराल वालों ने भी उसे खोजना शुरू कर दिया था। परिचितों के अलावा संगीता की सभी सहेलियों से पूछताछ की गई, पर कोई भी उसके बारे में खास जानकारी नहीं दे सका। दूसरे दिन 12 बजे जाकर इस रात से पर्दा हटा, जब ये अफवाह उड़ी कि संगीता ग्रोवर की मौत हो गई है। दरअसल लगभग 12 बजे दोपहर को कटनी के एसपी को कोरियर द्वारा संगीता का 12 पृष्ठों का एक नोट मिला, जिसमें विस्तार से संगीता ने अपने ससुर को संबोधित करते हुए अपनी व्यथा लिखी थी और पति रंजन पर तरह तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। आमतौर पर इतना लंबा नोट कोई नहीं लिखता कि वो उपन्यास जैसा हो, इसलिए पुलिस वाले इस बात को लेकर निश्चिंत हो चुके थे कि संगीता अपने बेटों सहित अभी जिंदा है, पर वो है कहाँ ये जानना जरूरी हो चला था, जिससे जबलपुर कटनी में बढ़ते बवाल और सवालों की रफ्तार को रोका जा सके। अपनी खोजबीन में पुलिस टीम जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट गई और वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो संगीता दोनों बेटों सहित दिल्ली जाने वाली हवाई जहाज में सवार होती दिखी। साथ ही दिखा रंजन ग्रोवर का दोस्त या संगीता का प्रेमी सतीश कोटवानी। टिकटों की खोजबीन की गई तो 2 अहम बातें ये पता चली कि टिकट 15 दिसंबर को ही बुक करा लिए गए थे और संगीता नाम बदलकर सफर कर रही थी। उसका टिकट जसप्रीत कोटवानी के नाम से बुक था। बताने और छिपाने को अब कुछ खास नहीं रह गया था, सिवाय इसके कि संगीता पति के दोस्त या अपने प्रेमी सतीश कोटवानी के साथ अपनी मर्जी से दिल्ली गई थी या भागी थी, और इसकी वजह भी उसने विस्तार से अपने नोट पत्र में लिखा हुआ था। संगीता का पकड़ा जाना जरूरी था, इसलिए एसपी की हिदायत पर टीआई अरविंद चौबे ने पुलिस की एक टीम तुरंत दिल्ली के लिए रवाना कर दी। संगीता के मोबाइल फोन की लोकेशन भी दिल्ली की ही मिल रही थी। ये पुलिस टीम दिल्ली पहुंच भी गई थी कि संगीता के मोबाइल फोन की लोकेशन गुजरात के भावनगर की मिलने लगी। पुलिस वाले कटनी के व्यापारियों के बढ़ते गुस्से के चलते परेशान थे, इसलिए खास तौर से उन्होंने संगीता और सतीश के मोबाइल ट्रेस किए हुए थे। दिल्ली के बजाय चारों भावनगर में है। ये जानकर पुलिस वालों को तुरंत समझ आ गया कि इतनी जल्दी ये लोग रेल या सड़क के रास्ते तो दिल्ली से भावनगर जा नहीं सकते। जाहिर है उन्होंने फिर हवाई जहाज यात्रा की है। नाकाम चालाकी दिखाते हुए संगीता और सतीश दोनों ने अपने सिम बदल लिए थे, पर वो मोबाइल फोन पुराना ही इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए उनके ईएमआई नंबरों के जरिए उनकी लोकेशन आसानी से पकड़ में आ रही थी। तीसरे दिन पुलिस टीम ने भावनगर जाकर एक 5 स्टार होटल से इन लोगों को पकड़ लिया। यहाँ भी संगीता जसप्रीत कोटवानी के नाम से ही ठहरी थी। भावनगर से अलग अलग कारों से उन्हें जबलपुर लाया गया तो मामले की सनसनी खत्म हुई, जिसका सार ये था कि खोदा पहाड़ निकली चुइया, क्योंकि ऐसा तो आजकल बेहद आम हो चला है कि लड़की या बहुएं कभी कभार अपने यार के साथ भाग जाती है। जबलपुर आकर संगीता ने ससुराल और पति के पास जाने से सख्ती से इनकार कर दिया, तो उसे अपनी माँ के पास भेज दिया गया। सतीश को उसके घर जाने दिया गया। दोनों बालिग थे और अपनी अपनी मर्जी से गए थे, इसलिए उस पर किसी तरह का कोई आपराधिक कृत्य नहीं बनता था। जबलपुर में भी संगीता अपने नोट वाले कथनों पर अड़ी रही, जो बयानों की शक्ल में दर्ज हुए कि उसका पति रंजन क्रूर और अय्यास है। पति से वो किस हद तक नफरत करने लगी थी, ये उसके लिखने में भी झलकता था कि उसके हाथों अंतिम संस्कार होना भी उसे गवारा रही। रंजन ने 5 बार उसका अबॉर्शन करवाया और कुछ दिनों पहले कान्हा किसरी नेशनल पार्क में उसे
शराब पीकर दोस्तों के सामने नाचने को मजबूर किया। अपने ससुर को संबोधित करते हुए उसने ये भी लिखा था कि जब आप झूठे गवाह खड़े करके हत्या के मामले से अपने भांजे को रिहा करवा सकते हैं तो बेटे की करतूत ढकने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। संगीता को डर था कि अगर वो कटनी या जबलपुर में रही तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। पीना पिलाना आजकल आम बातें हैं। रही बात पति पत्नी के बीच कलह की, तो सिवाय बार बार अबॉर्शन कराने के अलावा बाकी दूसरे आरोप ज्यादा गंभीर नहीं है। रंजन ज्यादती और गलती कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं, पर वे कितने गंभीर थे इसका फैसला अब अदालत में होगा, जहाँ काम भावुकता से नहीं बल्कि गवाहों और सबूतों की बिना पर होता है। जबलपुर वापस आकर जितना जहर पति के खिलाफ संगीता ने उगला, उससे ज्यादा अपने दोस्त सतीश की वकालत की। वो ये कहती रही कि सतीश की वजह से ही वो और उसके बेटे आज जिंदा हैं। जाहिर है उसकी कोशिश यही है कि कोई भी उसकी और सतीश की दोस्ती को गलत नजरिए से ना देखे। उलट इसके पति की लड़कियों से दोस्ती को लेकर वो दुखी रहती थी। तो फिर ये उसका दोगलापन नहीं तो और क्या है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।